तो अब हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं जो कि सूफी काव्य परंपरा की सबसे सुपरहिट रचना है, वो है पद्मावत। पद्मावत, ठीक है। पद्मावत ये रचना 1540 ईस्वी में की गई है, और अगर देखा जाए हिजरी संवत, तो हिजरी संवत देखा जाए तो 927 हिजरी संवत, हिजरी सन 927। क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखते समय ही बोल दिया था, उन्होंने कहा कि सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। आदि अंत जस कथा है, लिखी भाषा चौपाई का है। आदि अंत जस कथा है, लिखी भाषा चौपाई का है। तो उन्होंने संकेत इसका कर दिया था, और उसी संकेत में उन्होंने ये भी कहा था कि प्रेम कथा यही भांति विचारे हूँ, प्रेम कथा यही भांति विचारे हूँ, बूझ ले जो बूझे पारहु। यानी प्रेम कथा है ये, और इस तरीके से मैंने विचार करके लिखा है, और बूझ ले हूँ, बूझ लीजिए, समझ लीजिए, जो बूझ पाइए, जो समझ पाइए, वो जो बूझ पाता है, समझ पाता है, वो पार उतर जाता है। बूझ ले ही जो बूझे पारहु। तो कहीं ना कहीं, और अंत इसका जब करते हैं तो उन्होंने कहा कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, और दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, और दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। इसमें इसकी कुछ पंक्तियाँ बड़ी सुपरहिट रही ना, जैसे फिल्मों के गाने बड़े सुपरहिट होते हैं, वैसे कुछ पंक्तियाँ बड़ी सुपरहिट रही। जैसे एक वियोग, नागमती का वियोग वर्णन है, जो है बरसे मघा झकोरी झकोरी, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चूए जनोरी। मेरे दोनों आँख इस तरीके से चू रहे हैं जैसे खपड़े की ओरी चूती है ना, उस तरीके से चू रहे हैं। और वो कहती है कि जो है कि प्यूसो कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, प्यूसो कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, और मैं तो बिरहा जर मुई तहिक धुआं मोहिलाग। तो इस तरीके का मतलब ऐसी कल्पना जो किया है इन्होंने, कहीं ना कहीं ये आधार बना उन रीतकाल के कवियों के लिए, जो रीतकाल नायिकाओं के विरह का वर्णन किया है। तो अगर देखा जाए, हालांकि प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में हो जाता है, लेकिन जो 12 मासा का चरमोत्कर्ष देखेंगे तो वो आप जो है पद्मावत में पाएंगे। और पद्मावत का जो मूल ढांचा है वो लिया गया है पौम चरिव से। ये प्रश्न बन सकता है कि पद्मावत का मूल ढांचा ये कहाँ से लिया गया है? पौम चरिव से। और पद्मावत के बारे में प्रश्न ये भी बनता है कि पद्मावत ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। तो आपका उत्तर ये है कि पद्मावत का जो पूर्वार्ध है वो कल्पना प्रसूत है, यानी काल्पनिक है। और कल्पना का वो जो पद्मावत का उत्तरार्ध है, यानी आधा, बाद वाला आधा, वो क्या है? ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक, सबसे प्रतापी शासक था, उसको भी शामिल किया जाता है। और ये इसमें नायक रत्नसेन है। यहाँ पर विद्वानों ने बताया है कि ये बिल्कुल जो जयशंकर प्रसाद का आधुनिक महाकाव्य है, जिसे हम कहते हैं जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है वो कामायनी, उस कामायनी के समकक्ष जो विद्वान इसको ठहराते हैं और उससे तुलना करते हैं इसकी प्रतीकों की व्यवस्था की। जो प्रतीक लिए गए हैं, बिल्कुल जिस तरह से कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद जी उस प्रतीक विधान में कहीं न कहीं पद्मावत से प्रभावित नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब प्रतीकों की हम बात करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले जो इसका नायक जो है
जो रत्नसेन है, राजा रत्नसेन, वो कहाँ का राजा है? नो, गलत। चित्तौड़ का राजा है। और चित्तौड़ को शरीर के रूप में परिभाषित किया गया है, चित्रित किया गया है। और उस चित्तौड़ यानी शरीर में कौन रहता है? रत्नसेन रहता है। और रत्नसेन मन का प्रतीक है। और दूसरे रूप में देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने उसे आत्मा का प्रतीक माना है। यानी आत्मा या मन कहाँ रहती है? शरीर में रहती है। और परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कहाँ रहता है? वो हृदय में रहता है। इसीलिए जो पद्मावती है वो सिंघल द्वीप, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, आज की भाषा में श्रीलंका है, वो सिंघल द्वीप तब कहा जाता था। तो सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। और सिंघल द्वीप को हृदय कहा गया है क्योंकि वहाँ पे राजकुमारी पद्मावती रहती है, वहाँ की निवासी है। और पद्मावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमात्मा का, और जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने उसे जो है बुद्धि का प्रतीक माना है। रत्नसेन की जो पहली रानी है, कहानी तो आपको पता है, इसलिए मैं बहुत कहानी पर नहीं जोर, सीधे सीधे प्रतीकों के माध्यम से कहानी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस स्तर तक पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं आपको पद्मावती की कथा थोड़ी बहुत तो पता ही होगी। इसलिए मैं प्रतीकों से जोड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि समय की भी बचत हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पा सकें और चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो चित्तौड़ हो गया जहाँ राजा रत्नसेन रहता है। और रत्नसेन की एक रानी है, बड़ी सुंदर है, और उस रानी का नाम है नागमती। नागमती रानी को अपने सौंदर्य पे गुमान है, बहुत गुमान है। और राजा के पास एक तोता है। अब देखिए कथानक रूढ़ी यही शुरू होती है। राजा के पास एक तोता है और उस तोते का नाम हीरामन है। हीरामन तोता वो राजा और रानी के कमरे में ही टगा रहता है और रानी के हर क्रियाकलाप पे बड़ा नज़र रखता है, बड़ी पैनी नज़र रखता है। और रानी प्रतिदिन जब आईने के सामने जाती है तो जब वो सजती संवरती है, वो हीरामन से कहती है कि हीरामन बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन? तो हीरामन कहता है कि महारानी जी आप, महारानी जी आप। लेकिन कोई आदमी कब तक किसी के प्रभाव में आके झूठ बोलेगा? कभी न कभी तो सच्चाई मुँह से निकली जाएगी। तो हीरामन तोता जो है एक दिन जब रानी सज संवर रही होती है नागमती, तो पूछती है कि सबसे सुंदर कौन? तो कहता है कि महारानी आप सबसे सुंदर नहीं हैं, सबसे सुंदर इस दुनिया में रानी पद्मावती है जो सिंघल देश की है। और ये मनोवैज्ञानिक रीज़न है कि कोई भी स्त्री अगर सुंदरता वाली बात आती है और अगर कोई ये कह देता है कि तुमसे फलानी सुंदर है, तो वो जल भून जाती है, क्योंकि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती स्त्रियाँ। ये मनोवैज्ञानिक कारण है, ठीक है। भले ही वो जानती हो कि हाँ अगली उनसे सुंदर है, लेकिन वो जो है उस चीज़ को पचा नहीं पाती। और ख़ास तौर से अगर पति कह दे तब तो फिर जान लीजिए कि कयामत आ जाती है। फिलहाल यहाँ हीरामन तोते ने कहा और उसका फल उसको भुगतना पड़ा। उन्होंने क्या किया, हीरामन तोते को पिंजरे से निकाल के उसको डांटा और उसके बाद जो है भगा दिया। हीरामन तोता उड़ के जाता है और बैठा रहता है। तो राजा जब घर पे आता है, देखता है हीरामन तोता नहीं है, तो रानी से पूछता है। तो रानी रूठी रहती है और उस तरीके से वो नहीं बताती पूरा खुल के, कि राजा समझ जाता है कुछ तो माजरा है ही। फिर संजोग से राजा बैठा हुआ है एक बगीचे में, आराम कर रहा है, और उसी दौरान हीरामन तोता पेड़ पे बैठा है। राजा को देख करके वो आता है और राजा उसको अपने हाथ में लेता है और उसे पुचकारते हुए उससे बातचीत करता है और पूछता है कि क्या बात है। तो वो कहता है कि सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती बहुत ही रूपवती है, और जो है यही बात मैंने रानी नागमती से कह दिया और वो जो है
मुझे महल से निकाल देती हैं। फिर वो ये बात सुन करके उसके अब वो सौंदर्य का वर्णन करता है हीरामन तोता, और हीरामन तोते को गुरु के रूप में प्रतीक बनाया गया है। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का, भाइयों बहनों, ठीक है, किसका प्रतीक है? गुरु का, ठीक। तो हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, और हीरामन तोता जो है रानी के बारे में पूरी तरह नख सिख वर्णन करता है। नख से लेके, नख यानी नाखून से लेकर सिर तक का बेहतरीन वर्णन करता है, और राजा सुन करके अचेत हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है, ठीक है। पहले ऐसे होता था, इस खास तौर से कहानियों से में, कि राजा जो है रानी, सुंदर रानी को देख के उसके सौंदर्य पे मुग्ध होके मूर्छित हो जाता है, ठीक है। फिलहाल यानी आत्मा जो है परमात्मा के बारे में सुन करके कहीं न कहीं उसे पाने के लिए पागल हो जाता है, और एक थोड़ी देर के लिए अचेता अवस्था में चला जाता है। यहाँ ये सेंस लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? अब पाने की जुगत करता है, सिंघल द्वीप जाने की जुगत करता है। तो ये सारी चीज़ें क्रमवार तरीके से होता है, और वो कोशिश करता है उसको पाने के लिए। और आपको पता है कि एक राघव चेतन नाम का एक व्यक्ति है जो राजा के यहाँ वित्त मंत्री है, रत्नसेन के यहाँ। और राघव चेतन जब राजा पाने के लिए इसको चला जाता है या इस तरह से कुछ घटनाएं होती हैं, तो उस दिन के लिए जाता है। फिर उसके बाद उस दौरान जब राजा आता है तो पता चलता है उसको कि राघव चेतन ने क्या कर दिया है? घोटाला कर दिया है, और राघव चेतन को दरबार से निकाल देता है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, और वो जाता है कहाँ? मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। अब वो ये बार बार बाधा डालता है इसके मिलन में। इसको जो है ये जाना चाहता है रानी से मिलने के लिए, और साधु वाधु के वेश में जाता है, और 14 भुवन जैसे मानव पिंड के रूप में किया गया है। सब साधु के वेश में वो लोग जाते हैं, और रानी के महल के बाहर जो है रहते हैं, और फिर जो है वहाँ पे फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला जुला करके सारी चीज़ें होती हैं, और होते हवाते जब यहाँ ये पद्मावत मूवी ज़रा देखिएगा, थोड़ा और मज़ा आएगा। तो यहाँ होते हवाते अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी का जब प्रवेश होता है इस कहानी में, तो वहीं से कहानी ऐतिहासिकता का मोड़ ले लेती है। यानी पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है, और उत्तरार्ध जो है वो है उस पे है। और अंततः क्या होता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी इसके कहने पर जो है वो राघव चेतन के वो भी रानी पद्मावती को पाने का प्रयास करता है, और कुल मिला जुला करके जो है आक्रमण कर देता है। और उस आक्रमण में जो है उस युद्ध में पूरा जो है वो नष्ट हो जाता है, और रानी भी क्या करती है? रानी जो है वो जल जाती है, जौहर हो जाती है। और जौहर इसलिए हो जाती है कि चूँकि वो अपने शरीर को जीते जी जो है छूने नहीं देता चाहती, इसको अलाउद्दीन को छूने नहीं देता, शैतान को नहीं छूने देना चाहती। और जो है फिर इधर कहानी अलग ही चल रही है कि जब राजा चला जाता है तो रानी क्या होती है? विरह में तप्त है, और विरह में तप्त होती है, और उसमें 12 मासा का ज़बरदस्त वर्णन किया गया है। और उसमें क्योंकि ये जो विरह का वर्णन है, 12 मासा का जो वर्णन है, ये आषाढ़ मास से शुरू होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि आषाढ़ मास से शुरू होता है, ठीक है। और माघ की बारिश के बारे में वर्णन किया गया है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, और मोर दो नैन चुए जस कोई। तो इस तरीके से 12 महीने के 12 मासा यानी 12 महीने के जो है विरह का वर्णन किया गया है। और वो बेचारी संदेशा भी बजाती है, पीऊ से कहूँ संदेशड़ा
हे भंवरा हे काग, और मैं तो बिरहा जरमुई एक धुआं मुई लाग। तो रानी नागमती जो है वो दुनिया धंधा का प्रतीक है, ठीक है। दुनिया धंधा यानी भोग विलास का प्रतीक है, क्योंकि जब तक राजा रानी नागमती के प्रेम में आसक्त थे तब तक उनको ये माना जा रहा था कि अभी ये मोह में पड़े हुए हैं। और जब उनका गुरु हीरामन रानी पद्मावती अर्थात परमात्मा के बारे में बता देता है तो उसको पाने के लिए वो जो है लालायित हो जाते हैं। और जो भी युद्ध वगैरह करने का काम, माया रचने का काम ये कर रहा है अलाउद्दीन, और उसे अलाउद्दीन खिलजी को माया का प्रतीक बनाया गया है। तो मेरे समझ से ये कहानी आप लोगों को समझ में कायदे से आई होगी। और इसका डेट जो है वो 1540 ईस्वी है। हिजरी सन में अगर देखेंगे तो 927 ईस्वी है। देखिए प्रश्न जो बनेगा एक बार मैं जिक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि समय भी हो गया है, तो क्लास का ओवर करने का टाइम भी हो रहा है। हिजरी संवत 927 ईस्वी, ये इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है और कहा है सन 927 आहा कथा आरंभ, बैन कवि कहा आदि अंत जस कथा आहे लिखी भाषा चौपाई कहे। तो ये कथन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। एक बार टीजीटी में पूछा भी गया था, ये इस कथन के हिसाब से इसका सन पूछा गया था। और जो अगला प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि इसका ढांचा किस ग्रंथ से पे आधारित है, तो जायसी के पद्मा ये जो है पौमचर्यु पर आधारित है। जो पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है और कहीं न कहीं इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन इसका अंत जो है वो शांत रस से होता है। शांत रस से इसलिए होता है क्योंकि जब वो जौहर ले लेती है, सती नहीं होती, जौहर ले लेती है। सती में क्या होता, पति की चिता के साथ, तो यहाँ रत्नसेन नहीं मरता ना, तो जौहर ले लेती है। तो उस दौरान ये जब जाता है तो क्या होता है कि देखता है कि कुछ नहीं मिलता, वहाँ क्या रहता है, तो राख रहती है। तो उस राख को उठाता है और कभी वर्णन कर रहा है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, ठीक है, और दीन बहाए पृथ्वी झूठी। ये पृथ्वी झूठी है, ठीक है, और ये सब कुछ नश्वर है। तो कहीं न कहीं इस नश्वर शरीर, इस नश्वर जगत के बारे में बात की गई है। और ये कहा गया है कि ये असली जो मूल तत्व है वो परमात्मा है। तो अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें जो शैली है वो मसनवी शैली है। और मसनवी शैली में जैसे आपको पता है सबसे पहले जो है ये ईश वंदना की जाती है। ईश यानी उनके यहाँ जो भगवान है, इस्लाम धर्म के भगवान, उनकी अल्लाह की उपासना की जाती है। और अल्लाह के बाद अल्लाह के जो बंदे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी और उनके 2 शिष्यों की वंदना की जाती है। और 4 दोस्तों की वंदना की जाती है ना, यानी पहले अल्लाह की उपासना की जाती है, फिर पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके 4 दोस्तों की उपासना की जाती है, और फिर 4 दोस्तों के बाद जो है वो शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। और शाहे वक्त कौन है, तो इसका उत्तर आपका होगा इस समय शेर शाह सूरी। शेर शाह दिल्ली सुल्तानू और जस मन तपय तस भानु। इस तरीके से तप रहा है वो, यानी उसका तेज, उसका प्रताप इस तरीके से है कि जिस तरीके से सूर्य जो है वो देदीप्यमान होता है। तो इसका जिक्र उन्होंने किया है। अब रही बात इसके बारे में, ऐतिहासिक है काल्पनिक है, तो ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का मिश्रण है, ठीक है। समासोक्ति अन्योक्ति का मिश्रण है। समासोक्ति है यानी एक ही उसमें सारी बातें कह दी गई हैं कि जो है अन्योक्ति का माध्यम लिया गया है, यानी अन्य उक्तियों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से किया गया है। तो समासोक्ति भी है, अन्योक्ति भी है, और इसके बाद ऐतिहासिक भी है, काल्पनिक भी है। ऐतिहासिक पहला भाग है काल्पनिक पहला भाग है, ऐतिहासिक दूसरा भाग है। तो ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है, समासोक्ति है या अन्योक्ति है, तो समासोक्ति भी है, अन्योक्ति भी है, ठीक है। और अन्योक्तियों की जब बात करें तो प्रतीक व्यवस्था है। प्रतीकों में आपको पता है कि हीरामन तोता, मैं एक समराइज करने जा रहा हूँ,
हीरामन तोता जो है वो गुरु है या पीर है, और रत्नसेन जो है वो मन है या फिर आत्मा है, और पद्मावती जो कि बुद्धि है या परमात्मा है, सिंहलदीप जो कि हृदय है, और जो क्या कहते हैं कि 14 भुवन जो है, ठीक है, 14 भुवन वो मानव पिंड है। और उसके बाद जो बात आती है कि चित्तौड़ शरीर है जहाँ पे वो रहता है रत्नसेन, और राघव चेतन जो शैतान है, जो उसका मंत्री है वो शैतान है। और उसके बाद बात आती है कि आगे जो है अलाउद्दीन की वो जो है माया है, और नागमती का आता है। तो नागमती जो है वो मोह है, दुनिया धंधा है, या फिर भोग विलास है। तो भोग विलास छोड़ करके यानी दुनिया धंधा को छोड़ करके वो परमात्मा यानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता है, ठीक। और देखा जाए तो रही बात पद्मावत का अगर हस्तलिखित प्रति की बात की जाए तो वो फारसी भाषा में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जायसी का जो वो है प्रिय अलंकार वो हेतु प्रेक्षा है। कभी कभी पूछ सकता है, थोड़ा सा टिपिकल जब प्रश्न बनाएगा तब पूछेगा, जायसी का प्रिय अलंकार कौन हेतु प्रेक्षा है। और तुलसीदास रूपकों के बादशाह है। बच्चन सिंह ने कहा एक बार प्रवक्ता प्रश्न पूछा था, तुलसीदास रूपकों के बादशाह है, ठीक है। और पद्मावत का बंगला अनुवाद जो है अराकान राज्य के वजीर जो है मगर ठाकुर ने करवाया था, बंगला भाषा में अनुवाद कराया था, और उसको आलो उजाला नामक एक कवि ने किया था। इसके अलावा अब हम अगर बात करें कि इसके संबंध में आलोचना क्या की गई है पद्मावत के संबंध में, तो पद्मावत के संबंध में जो आलोचना आती है वो कई आलोचनाएं हैं जो द्रष्टव्य है, जो रेखांकित करने योग्य है। इसमें बच्चन सिंह की आलोचना है कि जो है जायसी अवधि के अर्धान है। जायसी की भाषा जो है वो अवधि की अर्धान है, ठीक है, या यूँ कहते हैं जायसी की अवधि, ठीक है, जायसी की अवधि का अर्धान है, यानी अवधि का जो शिरोमणि है, एक अवधि का एक चरमोत्कर्ष है, ठीक है। और उसके बाद राम कुमार वर्मा ने कहा है कि जायसी ने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक व्यंजना रखी है, और उनकी सारी कथा के पीछे सूफी दर्शन है। क्या है? सूफी दर्शन है या सूफी आध्यात्मिक व्यंजना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नागमती का जो वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। ऐसा वियोग वर्णन आज तक पूरे हिंदी साहित्य में नहीं हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है, मानो हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट अगर आता है तो विजय देवनारायण शाही जी का है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा जी ने लिखा कि जायसी ने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक व्यंजना रखी है, और उनकी सारी कथा के पीछे जो है सूफियन फिलासफी यानी सूफी दर्शन है। कमल कुलश्रेष्ठ का एक कथन पूछा जा सकता है कि पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहाँ शरीर पक्ष की अवमानना की गई, मैंने एक बार बताया और दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ, शरीर पक्ष की अवमानना करें, जहाँ वो शरीर को छोड़ दे रहे हैं, उसको कहीं अगर आध्यात्मिक पट दे रहे हैं, यानी उनकी लेखनी जब अध्यात्म की तरफ चल रही है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कथन है, ठीक है, जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो जायसी की अवधि का अर्धान है, ये बच्चन सिंह ने कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो है नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये दो स्टेटमेंट तो कम से कम आप याद ही रखिए। और पंक्तियों की जब बात आती है तो जो है वो कथा जो कह रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जो है 900
27 आहा और कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसके अलावा छार उठाई दीन एक मुट्ठी और दीन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी और बरसे मघा झकोरी झकोरी और पीऊ से कहा सदेशरा हे भौरा हे काग और प्रेम कथा यही भांति विचारो। ठीक है, बूझ ले जो बूझे पारो। तो इस तरह से वो बूझने के लिए बात करते हैं और कहते हैं जो इसको बूझ लेता है, जो इसको समझ लेता है वो पार हो जाता है। पार हो जाने का मतलब वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं इसको जो है एक इस ग्रंथ में प्रतीकों के माध्यम से जो प्रेम कथा है, श्रृंगारिक कथा है, उस श्रृंगारिक कथा को आध्यात्मिक रंग देने का भरपूर प्रयास किया गया है और कहीं न कहीं जो है उसमें पूरी तरह जायसी को सफलता मिली है। ठीक है, तो पद्मावत के बारे में आप लोगों ने जाना और कल हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 1492 ईस्वी से लेकर के और 1542 ईस्वी तक का उनका जीवन काल रहा है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ना, ये सारी रचनाएं उनकी हैं। तो कल हम मलिक मोहम्मद जायसी को डिटेल में पढ़ाएंगे, उनकी रचनाएं बताएंगे। और इसके अलावा मतलब एक दिन का क्लास और ये इसमें बचा हुआ है, क्योंकि जो अनुराग बांसुरी वगैरह है उन सारी रचनाओं के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देंगे, ताकि वहाँ से अगर प्रश्न या कोटेशन कुछ इस तरह का बनता है तो आप उससे जो है पूरी तरह वाकिफ रहें और गलत ना होने पाए। तो देखिए, मेरी कोशिश है संपूर्णता में देने की। अब आप लोग ये ना सोचिएगा स्लो चल रहा हूँ, स्लो नहीं चला जा रहा है मित्रों। केवल जो बराबर क्लास आ रहे हैं वो इस चीज़ को समझ पाएंगे, इस मर्म को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जहाँ हमें तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है वहाँ हम तेज़ दौड़ेंगे, जहाँ हमको धीरे चलने की ज़रूरत है वहाँ हम धीरे चलेंगे। तो अगर हम बहुत तेज़ सरपट दौड़ जाए और कुछ चीज़ें छूट जाए और यहीं से प्रश्न बन जाए तो फिर छात्रों का नुकसान होगा। और मैं कदापि नहीं चाहूँगा कहीं से भी थोड़ा सा ही मिस हो, आप लोगों का कोई भी तनिक सा भी नुकसान हो। ठीक है, तो आपके हित को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरे बक को सुना और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि कमेंट और लाइक भी काउंट होता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।